इस वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के सरकारी विद्यालयों के 41 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनमें 11 महिलाएं थीं। इनमें से एक थीं समस्तीपुर जिले से चयनित एकमात्र शिक्षिका श्रीमती कुमारी विभा, जो मध्य विद्यालय दलसिंह सराय की प्रधानाध्यापिका हैं। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में इन सभी शिक्षकों को चादर, प्रशस्ति पत्र और 15,000 रुपये के चेक से बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। मध्य विद्यालय दलसिंह सराय की स्थापना 1899 ईस्वी में हुई थी। यह विद्यालय इस वर्ष 125वां स्थापना वर्ष समारोह मना रहा है। इस अवसर पर मध्य विद्यालय दलसिंह सराय द्वारा आरोहण नामक एक पत्रिका प्रकाशित की गई है। इस पत्रिका के एक लेख में डॉक्टर लोकेश शरण जी, जो पत्रकार सह लेखक हैं, कहते हैं कि वर्ष 1899 में स्थापित इस विद्यालय के हजारों छात्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय भूमिका निभाई है। 2005 में मुझे इस प्रतिष्ठित विद्यालय के दुर्दशाग्रस्त भवन की तस्वीर व उन दिनों की बदहाली का चित्रण हिंदुस्तान दैनिक के पन्नों पर उकेरने का मौका मिला था। हालात ऐसे थे कि छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं को न्यूनतम सुविधाएं भी मैसर नहीं थीं। तब और अब में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इसका श्रेय मैं कई पुरस्कारों से सम्मानित प्रधानाध्यापिका श्रीमती कुमारी विभा को देना चाहूँगा। डॉक्टर शरण आशा और विश्वास प्रकट करते हैं कि श्रीमती विभा ने जिस तरह अपनी कर्तव्यनिष्ठा, मेहनत और लगन से विद्यालय रूपी उजड़े चमन को अपने मार्गदर्शन में सजाया संवारा है, वह हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकरणीय रहेगा। सर्व शिक्षा अभियान समस्तीपुर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्री मानवेंद्र राय जी कहते हैं कि प्रधानाध्यापिका श्रीमती विभा के कुशल नेतृत्व में विद्यालय ने सफलता के जो आयाम गढ़े हैं, वह आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। अंचल प्राथमिक शिक्षक संघ दलसिंह सराय के अंचल मंत्री श्री रामानुराग झा कहते हैं कि मध्य विद्यालय दलसिंह सराय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती विभा के रचनात्मक सोच का यह परिणाम है कि आज विद्यालय सुसज्जित, समृद्ध एवं शैक्षणिक वातावरण निर्माण में अव्वल है एवं राज्य स्तर, जिला स्तर, प्रखंड स्तर के अनेकों पुरस्कार से पुरस्कृत है। पुरस्कारों की सूची देखी जाए तो 15 अगस्त 2017 और 18 में मध्य विद्यालय दलसिंह सराय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती कुमारी विभा को प्रभात फेरी व विद्यालय में अच्छे कार्य संचालन हेतु माननीय अनुमंडलाधिकारी श्री विष्णुदेव मंडल और भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री संतोष कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। 2019 में शशांक शुभंकर जिला पदाधिकारी समस्तीपुर द्वारा राज्य स्तरीय विद्यालय स्वच्छता पुरस्कार एवं विद्यालय पोषण वाटिका निर्माण में सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वर्ष 2016-17 के लिए आनंदशाला शिक्षा रत्न प्रणब कुमार जिलाधिकारी समस्तीपुर द्वारा सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 में दैनिक भास्कर द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। 2016 के लिए बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति समस्तीपुर द्वारा सम्मानित किया गया। 2021-22 और 22-23 के बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कारों की श्रृंखला यहीं नहीं रुकती है। ये हमारे विद्यालय के बाल संसद और मीना मंच के बच्चे हैं। यही हमारे विद्यालय की समझिए तो एक मतलब विद्यालय का पावर, शक्ति है। क्योंकि मेरे विद्यालय में बहुत कम शिक्षक हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं की संख्या बहुत कम है,
और लगभग 1000 बच्चे यहाँ नामांकित रहते हैं और मात्र 9 टीचर। तो ऐसी स्थिति में ये मेरे बच्चे ही हमारे दाएं बाएं जो कहिए जो भी हाथ पैर हैं यही लोग हैं, यही शैक्षणिक कार्य भी करते हैं, यही विधि व्यवस्था को भी देखते हैं, साफ सफाई को भी देखते हैं। इन लोगों का ही काम रहता है कि हर जगह या रसोईया हो या सफाई कर्मी हो उनसे काम करवाना, और जिस वर्ग में टीचर नहीं है उस वर्ग में जाकर के उन बच्चों को भी कंट्रोल करना। और मुझे तो लगता है कि ये लोग कुछ दे भी पाते हैं बच्चे को। छोटे क्लास में जब मैं देखती हूँ इन लोगों को पढ़ाते तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये लोग जाके उन लोगों को जोड़ घटाव गुना भाग या शब्द अक्षर से शब्द बनाना, शब्द से वाक्य बनाना भी ये लोग सिखाती हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है इन लोगों को देख करके कि ये लोग अपना दायित्व तो बखूबी निभाती हैं। या बालिकाओं से संबंधित जो कोई समस्या होती है तो मीना मंच की जो बच्ची है वो उन समस्याओं को भी देखती है। और बाल संसद के बच्चे, अगर कोई बच्चा खेलने में या किसी भी तरह से पैर हाथ में कोई कट गया, कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई, तो मेरे बाल संसद के बच्चे जो हैं उनका फर्स्ट एड तो कर ही देते हैं और उन्हें लेके आते हैं, उन्हें बैठाते हैं पंखा में, फिर उसका फर्स्ट एड करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे विद्यालय में या किसी भी विद्यालय में जो बाल संसद और मीना मंच है वो उस विद्यालय की बहुत बड़ी शक्ति है। और अगर सशक्त बाल संसद और मीना मंच है तो हमारे विद्यालय का बहुत सारा काम भी निपट जाता है और उनमें हर तरह का ये सीखने का अवसर भी मिलता है, नेतृत्व क्षमता भी आती है, संसदीय प्रणाली को भी वो सीख पाते हैं। इसलिए बाल संसद और मीना मंच तो हर विद्यालय में होने चाहिए। बाल संसद मीना मंच की आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जो मैडम हैं बहुत बड़ा सम्मान जीत के आई हैं, तो आपकी तो अब कैसा लगता है, कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे मैम ने ये पुरस्कार पाया है और मेरी मैम की इस चीज को देखकर किसी भी चीज के जिसमें मेरी मैम जो बहुत ही अच्छी है इसीलिए उनको वो पुरस्कार मिला। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मैम ने ये पुरस्कार पाया है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही और भी पुरस्कार पाते रहे और हम लोग का दिन पुरस्कार। जी जी, आपका नाम क्या हुआ? जानती कुमारी। तो मैं इस स्कूल की प्रधानमंत्री हूँ। और सही में अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए एक दिन का, मोदी जी हट जाए एक दिन के लिए, तो फिर आप क्या बदलाव करना चाहेंगी देश में? तो मैं यह बदलाव करना चाहती हूँ कि जितने भी स्कूल है समय शिक्षकों की अच्छी हो और सबका पढ़ाई भी अच्छा हो जाए और जिसको जो चीज की जरूरत है वो उसको मिले ताकि वो अच्छे से रहे। शिक्षा मंत्री जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, आपका नाम? यस सर, मेरा नाम खदीजा मरियम, मैं यहाँ की शिक्षा मंत्री हूँ बाल संसद की। और मैडम इतना बड़ा सम्मान जीत के आई हैं राज्य स्तरीय, बहुत खुशी हो रही है मैम, मेरी इतना बड़ा सम्मान जीत के आई है और मेरा विद्यालय 4 नंबर पे आया है, इसकी भी बहुत खुशी हो रही है। और मैम को ये सब मिला, मेरे स्कूल के सभी बच्चे भी बहुत खुश हैं ये सब देखकर। मैं चाहती हूँ कि मैम ऐसे ही जीते रहे सभी पुरस्कार सब। जी जी, तो मैडम तो बता रही थी कि स्कूल में शिक्षक कम हैं, छात्र बहुत हैं, तो उनको आप लोगों का ही सहयोग मिलता है। यस सर। तो कैसे सहयोग करती हैं आप लोग? जैसे हम लोग की मैम बता रही शिक्षक कम है तो हम लोग जाते हैं सभी छोटे क्लास में, बच्चे को काम करवाते हैं, उन्हें कुछ शिक्षा के बारे में बताते हैं, उन्हें जोड़ घटाव बताते हैं, उन्हें अच्छी आदतों के बारे में बताते हैं, कुछ मैथ्स जो उन्हें नहीं समझ में आते हैं तो हम उनसे बताते हैं, और भी जो चीज उन्हें प्रॉब्लम होती है वो सब हम बताते हैं उन्हें। और एक दिन के लिए आपको देश का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो क्या बदलाव करना चाहेंगे? अगर हम एक दिन के लिए देश के शिक्षा मंत्री बन जाए तो मैं सभी स्कूलों में शिक्षक, जितने भी शिक्षक, जैसे मेरे स्कूल में शिक्षक बहुत कम है तो वहाँ मैं शिक्षक पूरे भेजना चाहूंगी और पढ़ाई में बहुत ज्यादा आगे बनाना चाहूंगी अपने बिहार देश को, भारत को। और मेरा नाम अवधेश कुमार है, मैं स्कूल का सफाई एवं स्वास्थ्य मंत्री हूँ। मैं सब क्लास में सफाई के बारे में कुछ बताते रहता हूँ। मैं इस स्कूल की उप स्वास्थ्य एवं सफाई मंत्री हूँ। मैं सभी क्लास में देखती हूँ कि सही बच्चे सही से झाड़ू लगाए हैं, सभी जगह साफ सफाई का पूरा ध्यान रखवाती हूँ और सही बच्चों को साफ सफाई के लिए
प्रेरित भी करती हूँ। मध्याह्न भोजन मंत्री। मेरा नाम कोमल कुमारी है। मेरा नाम कोमल कुमारी है। हमारे स्कूल के हर एक बच्चे बहुत अच्छे से खाना परोसते हैं, देखते हैं, सब हाथ सफाई करते हैं और प्लेट भी अच्छे से धो के खाते हैं। और हमारे स्कूल में जो खाना आता है बहुत अच्छा होता है। सब हमेशा खाते हैं, सब भर पेट खाते हैं, सब अच्छे से खाते हैं। हमारे स्कूल के खाने में पंक्ति वगैरह होते खाते हैं। हमारे स्कूल में खाने में कमी नहीं होती और गंदगी तो थोड़ी भी नहीं होती। अभी हैं हम दलसिंहसराय के मध्य विद्यालय में, जहां की प्रधान अध्यापिका श्रीमती कुमारी विभा जी को राजकीय शिक्षक सम्मान के लिए चुना गया। 5 सितंबर को सम्मानित भी किया गया। तो इसी उपलक्ष्य में मैडम से हम आज वार्ता करेंगे और उनकी उपलब्धियों के बारे में विशेष जानकारी अपने दर्शकों के लिए, मिथिला न्यूज टुडे के लिए जानना चाहेंगे। मैडम, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई जी। तो कैसी आपकी उपलब्धि रही? ऐसा क्या आपने किया कि राजकीय सम्मान के लिए चुना गया? मैं अब खुद से क्या बताऊं कि मैंने क्या किया। मैं शिक्षक हूं और अपना शिक्षकत्व का धर्म निभाती हूं जी। जब से मैं बहाल हुई, 94 में मेरी बहाली हुई थी और सुदूर देहात में मेरी पोस्टिंग हुई थी और उस समय से मैं शिक्षण कार्य करती रही। 2012 में मेरा प्रमोशन हुआ ग्रेजुएट स्केल में, तो प्रभारी बन गई। तो उस समय से एज ए प्रभारी काम करती रही। 2016 में जब मैं प्रधानाध्यापक बनी तो उस समय मुझे लगा कि विद्यालय की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बच्चों को बैठने के लिए कमरे नहीं थे। बच्चे अगर बारिश हो जाती थी तो पूरे बच्चे भीग जाते थे। बच्चों को बैठने के लिए बेंच डेस्क नहीं था, कमरे नहीं थे और बच्चे यहाँ 1200-1300 नामांकित होते थे। ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कत हो जाया करती थी। टिफिन तक तो बच्चे रहते थे, टिफिन के बाद बच्चे भाग जाया करते थे, खाना खाए और भाग गए। तो ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगता था। स्कूल में बहुत गंदगी थी। अगल बगल के गाय भैंस लेकर के लोग फील्ड में आ जाया करते थे घास चराने के लिए। गेट नहीं था, लोग आकर के बाहर से गंदगी फैलाते थे। बाउंड्री वाल टूटा हुआ था। बगल में रेलवे लाइन है, ट्रेन भैकम करके लोग इसी को रास्ता बनाए हुए थे। तो मेरे लिए बहुत सारी चुनौतियां थी। उन रास्ते को बंद करना था जिन पे लोग चलते आए इतने दिनों से। बाहर के जो लेकर के जानवर को आ जाते थे लोग, उनको बंद करना भी आसान नहीं था। तो सबसे पहला काम किए कि जहां से रास्ता था उसको मैंने बंद करने का काम किया। बाउंड्री वाल वहां बना दी। उसके बाद गेट लगवाया। ऐसा नहीं था कि कोई आमदनी नहीं थी, लेकिन किसी तरह मेरे शिक्षकों ने हमारा बहुत सहयोग किया, तन मन धन हर चीज से। तो हम सभी शिक्षकों का सबसे पहले मीटिंग बुलाए और मीटिंग बुला के हमने विचार किया आपस में कि नहीं, विद्यालय की स्थिति को सुधारना है। जो विद्यालय जिला में वन ऑफ द वर्स्ट विद्यालय कहलाता है, उसे हमें वन ऑफ द बेस्ट विद्यालय बनाना है। तो हमने सबसे पहले बाल संसद का चयन किया। हम सभी शिक्षकों के सहयोग और बाल संसद के सहयोग से हम लोग साफ सफाई करवाए, खुद से किए। हमारे शिक्षकों ने खुद से खुरपी उठाया, बच्चों ने खुरपी उठाया और गेट सबसे पहले लगवाए। गेट पे पानी लग जाया करता था, वहां ढलैया करवा के, नाला बनवा के गेट लगवाए। तो बाहर के लोग आना बंद हुए। लोग गुस्सा हो रहे थे क्योंकि बाहर के बच्चे यहाँ खेलने भी आया करते थे और उन्हीं से खपड़ा टूट जाया करता था, जो कमरा टूटा हुआ था। तो गेट लगा। फिर बगल में एक जो जमीन थी, बेकार पड़ी हुई जमीन, जिसमें बाहर से आके लोग गंदगी करते थे, शौच जाते थे, उस जमीन में हमने किचन गार्डन बनाया। उसका नाम किचन गार्डन रखा और उसमें बच्चों ने उसमें सब्जियां कुछ लगाए उसमें, तो वो साफ रहने लगा। फिर धीरे धीरे उसको हम किचन गार्डन का स्वरूप देने लग गए। उसका बाउंड्री वाल किए। उसमें बच्चे खेल खेल में पढ़ाई भी कर लेते थे और कृषि के गुण भी सीख लेते थे। वह भी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है, बॉटनी से हमने एमएससी किया है, तो पेड़ पौधों के प्रति रुचि थी, तो इसलिए गार्डनिंग का काम किया। धीरे धीरे बच्चों ने क्यारी बना बना के पेड़ पौधे लगाए। किचन गार्डन का पेड़ पौधा था। आज उसी किचन गार्डन को पोषण वाटिका का रूप दिया गया है सरकार के द्वारा।
और मेरे यहाँ तो 2013 से ही पोषण वाटिका है, और अभी पोषण वाटिका का नाम दिया गया जिला के द्वारा, राज्य के द्वारा। तो गेट बनाना भी चुनौती था, बाउंड्री वाल बनाना भी चुनौती था, उस बाहर से गंदगी ना फैलाए, तो किचन गार्डन बनाना भी एक चुनौती था। फिर हमने जिला से मांग के लाया बिल्डिंग, कि बच्चे को छत चाहिए, तो 2011-12 की योजना को हमने बनाया 15-16 में। जिला के पदाधिकारियों ने कहा कि मैडम आपको घाटा लगेगा, लेकिन हम शिक्षक और हम सब मिल करके खड़े होकर के अपने देख रेख में बिल्डिंग को बनवाए, तो हमें घाटा भी नहीं लगा, और तोड़ करके पुराने बिल्डिंग को नया बिल्डिंग बनवाए, क्यारी बनवाए, वही जो ईंट निकला था उससे हर जगह, यहाँ पानी बहुत लग जाया करता था, बहुत गहरा था, तो बरसात के दिनों में पूरे पानी लगा रहता था, तो बरसात में स्कूल बंद हो जाता था। तो स्कूल बंद ना हो, बच्चों को आने में दिक्कत ना हो, शिक्षकों को दिक्कत ना हो, इसलिए सबसे पहले माटी किनारे किनारे भराया गया और उस पर सोलिंग किया गया, तो बच्चे उस पर चढ़ के ही अपने अपने क्लास में चले जाया करते थे। बीच में फील्ड में पानी लगा रहता था। हर महीने 2-4 टेलर माटी भराते भराते लगभग 400 टेलर लगभग अब तक माटी भरवा चुके होंगे 2013 से लेके अब तक। तो वो ऊंचा हुआ, फील्ड ऊंचा हुआ, और उसी में चारों ओर से सोलिंग करवा लिए पुराने ईंटा से, जिसके चलते बच्चों को कभी दिक्कत नहीं होती है, बारिश होती भी है, पानी लगता भी है, तो कोई परेशानी नहीं होती है। और मेरी मेहनत, हम लोगों के मेहनत को देख करके यहाँ का जो अनुमंडल प्रशासन है, नगर परिषद है, वह भी सहयोग करते हैं और हमेशा नाला वगैरह साफ करवाते रहते हैं, जिससे कि पानी अब लगता नहीं है विद्यालय में, बच्चे को पानी से अब दिक्कत नहीं होती। थोड़ा बहुत नीचे है तो वह भी नगर परिषद ने यह आश्वासन दिया है कि उसमें भी हम ईंटकरण करा देंगे और वो अच्छा हो जाएगा। अगर वो करवा देंगे तो ये बहुत बड़ा उन लोगों का योगदान रहेगा विद्यालय के प्रति। विद्यालय में हर वर्ग में अब पंखा है, यह मेरी उपलब्धि है कि हर वर्ग में पंखा है, बल्ब है। सरकार के द्वारा कंप्यूटर दे दिया गया है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, तो मेरे बच्चे कंप्यूटर भी सीख रहे हैं सरकार के द्वारा ही। समझिए, तो मैंने अगर कुछ किया, हमारे शिक्षकों ने, हमारे बच्चों ने अगर कुछ किया, तो उसको देखते हुए शायद ऊपर वाले को भी ऐसा लगा कि नहीं, इस विद्यालय को कुछ देना चाहिए। तो विभाग की ओर से हमारे यहाँ स्मार्ट टीवी भी आया, तो आज मेरे बच्चे स्मार्ट टीवी भी देखते हैं। मेरे यहाँ बच्चियों की संख्या ज्यादा है, जिसके चलते हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पुरस्कृत भी किया गया। जिला में 15,000 की राशि भी मिली। तो यह हमारे विद्यालय की उपलब्धि है कि बच्चियां मेरे विद्यालय में बहुत आती हैं और बच्चियां बहुत एक्टिव हैं। तो मेरे विद्यालय को पैड मशीन भी मिला, भस्मक भी मिला, जिससे पैड जलाया जाता है। यह भी हमारे विद्यालय की उपलब्धि है। तो बाल संसद और मीना मंच मेरे स्कूल का काफी सशक्त है और शिक्षक तो हमारा सहयोग करते ही हैं। उनका सहयोग करना तो उनका दायित्व भी है, मेरा काम करना मेरा दायित्व है। लेकिन हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं मीना मंच और बाल संसद के, या कहिए तो सारे बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं ना। सरकारी स्कूल के बच्चे से अगर 1 गिलास पानी मांगिए तो वो समझता है कि ये हमको ऑनर मिल रहा है, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे शिक्षक ने हमसे 1 गिलास पानी मांगा। प्राइवेट स्कूल में ये बात नहीं। तो हमारे बच्चे हमारा बहुत सहयोग करते हैं और वही हमारी ताकत। हमारे बच्चे वो वर्ग संभालने, मेरे स्कूल में बहुत कम शिक्षक रहे। स्टार्ट में जब मैं आई थी यहाँ तो 20 शिक्षक थे, लेकिन सब प्रमोटेड होके चले गए और मात्र 12 शिक्षक बचे। 12 शिक्षक में 1200 बच्चे, फिर वो सब भी रिटायर होते गए, जाते गए। अब मात्र 9 शिक्षक और 600-650 बच्चे की उपस्थिति प्रतिदिन होती है, और उसमें 9 शिक्षक में 1-2 शिक्षक छुट्टी में भी रहते हैं। तो इतने कम शिक्षकों में विद्यालय को चलाना भी एक चैलेंज है। तो मेरा ये मानना है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा था कि शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में जबरन तथ्यों को ठूसे, बल्कि शिक्षक वह है जो बच्चों को अपने आने वाले जीवन में जो चुनौतियां आएंगी उनके लिए लड़ना सिखाए। तो मेरा भी यही व्यू है कि बच्चों को हम अगर डिसिप्लिन बना देंगे, बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप कर देंगे, तो शायद बच्चों में पढ़ने की ललक भी आ जाएगी और आगे चल के वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकेंगे। अगर हम कृषि का काम ही उनको सिखाते हैं तो हो सकता है कि कल के वो अच्छा कृषक बन जाए। अगर पेंटिंग ही बच्चे कर रहे हैं तो हो सकता है कि अच्छे पेंटर बन जाए।
बहुत अच्छा अच्छा पेंटिंग मेरी लड़कियां और मेरे लड़के भी करते हैं, जो कि जिला स्तर तक चुना के आए हैं। अनुमंडल में भी गए हैं, लेख में, खेल में, पेंटिंग में, प्रमंडल में भी गए हैं, जिला में तो सिलेक्ट होके आए हैं। तो वो लोग अच्छे पेंटर भी बन सकते हैं। तो कोई भी विधा खराब नहीं होती है, बच्चे जिसमें अच्छा करें, माँ बाप को भी चाहिए कि उसी में वो आगे बढ़े। जी, अभी आपके कक्ष में सभी अलमारी आपके द्वारा प्राप्त किए गए सम्मान पत्रों से, राजकीय पदकों से, अनुमंडल स्तर के, जिला स्तर के पदकों से भरा हुआ है। और ऐसे में मुझे लगता है कि आपको ये शिक्षक सम्मान देने में कुछ विलम्ब हुआ। हाँ, मैं कभी फॉर्म नहीं भरी जी। जिला से भी लोगों ने कहा कि आप इसके लिए फॉर्म भरिए, तो मेरा ये मानना है कि मैं क्यों फॉर्म भरूं, मैं क्यों पुरस्कार मांगूं। अगर मेरे में अच्छा काम हम कर रहे हैं तो मेरे विद्यालय को देख रहे हैं हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या हमारे प्रखंड के पदाधिकारी, तो उन लोगों को चाहिए कि हम मेरा नाम रेकमेंड करें जिला को। जिला अगर देखे आकर के कि हाँ ये सचमुच अच्छा काम कर रही है, तो उनको चाहिए कि राज्य को रेकमेंड करें। राज्य फिर आके देखें, अगर उनको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो वो देश को करें। लेकिन खुद से हम मांगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन इस बार जिला से कहा गया कि नहीं भरिए, आपने काम किया है तो लोगों तक इस बात जानी चाहिए। तब हमने फॉर्म भरा और संजोग से देखिए भगवान की कृपा कि मेरे काम को लोगों ने सराहा और मुझे 41 जो पुरस्कृत हुए हैं उसमें चौथे नंबर पे मेरा नाम आया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अगर जानती कि इतनी खुशी मिलती है अवार्ड पाने से तो शायद पहले ही भरी होती। अब तो धीरे धीरे मेरी ऊर्जा भी कम हो रही है, लेकिन जिस समय मैं बहुत ऊर्जावान थी, बहुत काम करती थी। मैं आपको बताऊं कि 94 में जब मेरी बहाली हुई तो उस समय भी नया नया जोश था, बीपीएससी के द्वारा बहाली हुई थी, तो मैं सब सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाती थी। फिर 2002 से जब सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई तो उस समय मैं डिस्ट्रिक्ट में पहली महिला ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बनी थी। लोगों को लगता था कि महिला है कैसे काम करेगी, लेकिन मैंने शायद मुझे जैसा लगता है कि किसी पुरुषों से कम मैंने काम नहीं किया। एज ए प्रखंड साधन सेवी भी मैंने बहुत काम किया। और फिर 2006 में मेरी नियुक्ति प्रखंड जिला जेंडर समन्वयक के रूप में हुई, डिस्ट्रिक्ट जेंडर कोऑर्डिनेटर के रूप में। पटना से ही बीईटी से मेरा सिलेक्शन हुआ था और तब मैं जिला गई और वहाँ गर्ल्स एजुकेशन था, नेशनल प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल। उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट जेंडर कोऑर्डिनेटर थी और गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम की। आज जिला में 5 ब्लॉक में जो कस्तूरबा है वो मेरे ही समय में खोला गया था। उस समय भी मुझे बहुत अभिरुचि थी लड़कियों के लिए काम करने में, लड़कियों की शिक्षा में। तो यहाँ भी मैं देखती हूँ कि मेरी बच्चियां ज्यादा विद्यालय आती हैं। 50% से ऊपर मेरी बच्चियों की उपस्थिति होती है स्कूल में। लड़कियां ज्यादा सिंसियर हैं, ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं और प्रत्येक दिन स्कूल आती हैं। लड़के थोड़े कम आते हैं, उनकी उपस्थिति कम होती है। इसी उपस्थिति के कारण मुझे जिला से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पुरस्कृत भी किया गया और 15,000 की राशि भी पुरस्कार के रूप में दी गई। यह सब मेरी उपलब्धि रही। एज ए रिसोर्स पर्सन भी मैंने काम किया, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, फिर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के रूप में भी मैंने काम किया। मैं एकेडमिक काउंसलर भी रही इग्नू से, जो 2003 और 2005 2006 इन सब बैच को प्रशिक्षण भी दी। उस समय मैं एकेडमिक काउंसलर के रूप में भी काम की। फिर एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, व्यावसायिक दक्षता प्रोग्राम, उसमें मैं एज ए स्टेट रिसोर्स पर्सन भी बहुत सारे देश के बहुत सारे राज्यों में गई, जहां मैं स्टेट रिसोर्स पर्सन के रूप में काम की। तो हमारा जो सफर रहा 2002 से 2012 तक, वो रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करती रही। लेकिन जब मैं 2013 से प्रभारी बन गई तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने विद्यालय के लिए अब काम करना है। क्योंकि मेरे विद्यालय को जब मैं जिला में थी तो मीटिंग्स वगैरह में कहा जाता था कि वन ऑफ द वर्स्ट विद्यालय। ये चीज मुझे बहुत दर्द देता था, बहुत दुख होता था मुझे। मैं इसी स्कूल में टीचर थी लेकिन जूनियर मोस्ट थी, मेरी बात मानी नहीं जाती थी। तो जब मैं प्रभारी बनी तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस स्कूल के लिए कुछ करना है। तो उस दिन से मैं लगी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे समस्या नहीं आई, मैं काम करती थी। लोग कहते थे कि ये किया बाप बाप कैले है, की मिलता है,
ऐसे ही लोग बोलते थे। लोग सोचते थे कि पैसा का कमाई होता होगा, इसलिए ये बाप बाप की हुई है। लेकिन मेरी ये इच्छा थी, दिली इच्छा थी कि हमारा विद्यालय भी अच्छे विद्यालय के रूप में गिना जाए। विद्यालय तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में गिना जाए। और तब हमने, हमारी टीम ने, हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक सबने मिल करके काम किया। और प्रत्येक वर्ष, आपको आश्चर्य होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में प्रत्येक वर्ष ट्रॉफी जीत के हम लोग लाते थे। अनुमंडल का जो झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होता था, उसमें हमारे बच्चे झांकी, प्रभात फेरी में फर्स्ट या सेकंड निश्चित रूप से आते थे। और हर साल आपने देखा कि कितना कप है हमारे पास, हमारे बच्चों ने जीत करके लाया। और जिला, अनुमंडल से लेके जिला स्तर तक तो बहुत सारे प्राइज हमने जीते। हमारे यहाँ 3 वॉशिंग स्टेशन बने हुए हैं जहाँ बच्चे हाथ धोते हैं। पीने के लिए आरओ का पानी है, जहाँ वहां भी आरओ का पूरा पॉइंट बना हुआ है जहाँ बच्चे पानी पीते हैं। शौचालय, पहले जब मैं यहाँ शिक्षिका थी तो शौचालय नहीं था। यूरिनल के लिए मुझे, मेरा घर बगल में है तो वहां जाना पड़ता था। बच्चियां बिल्डिंग के पीछे जाती थी, लेकिन सबसे पहले मैंने शौचालय बनवाया। आज मेरे लड़कियों के लिए, लड़कों के 6 to 8 की लड़कियों के अलग, 6 to 8 लड़कों के लिए अलग, 1 to 5 बच्चों के लिए अलग, निःशक्त बच्चों के लिए अलग, सबके लिए शौचालय है, उसमें कोई कमी नहीं है। सरकार ने, पहले तो मैं अपनी व्यवस्था की हुई थी सफाई की, लेकिन अभी तो सरकार के द्वारा आ गया सफाई कर्मी, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वच्छता में भी जिला से तो मैं पुरस्कार ली ही, अनुमंडल से ली, जिला से ली, 2 बार 2017 में, 2023 में राज्य से भी पुरस्कार ली, और अभी तो राजकीय सम्मान से भी सम्मानित हुई। तो अच्छा लगता है जब सम्मान मिलता है, तो बूस्टअप होता है आदमी काम करने के लिए, और जज्बा आता है कि हम अच्छा काम करें। जी, समस्तीपुर जिला का सम्मान बड़ा विशेष हो गया है राज्य स्तर पर। और ये तो आपकी प्रशासनिक यात्रा रही। अपने ननिहाल, पैतृक गांव, ससुराल के बारे में भी मेरा ननिहाल समस्तीपुर जिला में ही नया नगर एक गांव है रोसड़ा के पास, वही है। मेरे नाना जी टीचर थे और उन्होंने शिक्षकत्व धर्म का निर्वाह बहुत अच्छे से किया। वो एक जो शिक्षक सही मायने में जिसको कहा जाता है, वो नामी थे, बरलाल बाबू नाम था उनका, और नामी थे। गांव के कई गरीब बच्चों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते थे अपने दरवाजे पर, और उनके बहुत सारे बच्चे आईएएस प्रोफेसर उस जमाने में हुआ करते थे, काफी नाम है उनका। और उनके 5 बच्चे थे, 5 बच्चे, उनके बहू, उनके दामाद, उनका पोता पोती, नाती नतनी, अभी सब एम्प्लॉयड है। बहुत सारे शिक्षक भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, उनके पोता वगैरह भी गोल्ड मेडलिस्ट। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में प्रभात कुमार सिंह है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो इंग्लिश के प्राध्यापक थे। मेरी माँ यहाँ दलसिंहसराय में गर्ल्स हाई स्कूल में हेडमिस्ट्रेस रही, समझिए तो बाय बर्थ हेडमिस्ट्रेस थी। 18 साल की उम्र में वो हेडमिस्ट्रेस बन गई। स्थापना ही की उस गर्ल्स हाई स्कूल का 3 बच्ची से, और आज वहाँ एडमिशन लेने के लिए पैरवी होता है। तो माँ से ही मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी माँ रही। माँ जब जाती थी स्कूल तो लोग घर ही मिलाते थे कि मैडम जा रही हैं, दीदी जा रही हैं, दीदी कहलाती थी वो दलसिंहसराय की दीदी, तो दीदी जा रही हैं तो 9:30 बज गया होगा। तो माँ से मुझे आया कि नहीं, समय बद्धता बहुत जरूरी। और ये चीज शायद मुझे लगता है गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कभी विद्यालय लेट से नहीं आई। मैं ससमय विद्यालय आती हूँ और मेरे सभी शिक्षक ससमय विद्यालय आते हैं। मेरे विद्यालय का इतिहास रहा है कि यहाँ शिक्षक समय पर आते हैं और समय पर जाते हैं। आपके चरित्र निर्माण में माता जी की मेरी माँ की भूमिका है। अभी 8 बजता, 9 बजे से विद्यालय है, 8 बजता है तो माँ कहने लगती है, बेटा लेट हो जाता, बेटा जल्दी करा, जे काम भले से भले, छोड़ दो जा। ये मेरी माँ का ही देन है कि उनमें रहता है कि समय बद्धता होनी चाहिए। हेडमास्टर हो तो आधे घंटे पूर्व उस विद्यालय जाओ, और हेडमास्टर को आधे घंटे पहले जाना चाहिए। और यहाँ मैं चूंकि पली बढ़ी, इस विद्यालय में भी पढ़ने आती थी, चूंकि शिक्षक पुत्र थी तो इसलिए मैं इस विद्यालय में भी पढ़ने आती थी। और सौभाग्य की बात है कि मैं इस विद्यालय में शिक्षक भी बन गई। बगल का कुसुमवती स्कूल है उसमें भी पढ़ी, फिर गर्ल्स हाई स्कूल में यहाँ पढ़ी। इंटर में तो मैं यहीं से पढ़ी, क्योंकि माँ पापा को उस समय में उतना ये नहीं था कि वो हम लोगों को बाहर भेजें। लेकिन फिर पटना साइंस कॉलेज भेजी। पटना साइंस कॉलेज से मैंने वनस्पति विज्ञान से MSc किया। फिर वहीं पटना कॉलेज से मैंने
लेबर एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एमए किया और वहीं पटना यूनिवर्सिटी से ही मैंने बीएड भी किया और बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रही थी। उसमें बेरोजगारी बहुत थी, संजोग से मेरा टीचर में हो गया 94 में, तो मैं शिक्षक ज्वाइन कर ली। मेरी माँ कहती थी कि हम जानती और कि तू प्राइमरी टीचर बनबो तो मैट्रिक के पढ़ा के छोड़ देती और ट्रेनिंग करा देती और तू मैट्रिक टीचर हो जाती कथी ला हम एमएससी करे लिया। तो उस समय माँ को अफसोस होता था, लेकिन आज जब उस दिन मैं प्राइज लेने गई राजकीय सम्मान, मेरी माँ मेरे साथ गई थी। उस दिन बोली कि आज मुझे लगा कि मैं अच्छा की कि तुम्हें साइंस कॉलेज से एमएससी कराई और तब तुम आज इतना पढ़ लिख गई, शिक्षा के महत्व को समझी, तभी तो कुछ की जिसके चलते तुमको राजकीय सम्मान मिला। तो पढ़ने लिखने से ये फायदा है। मैं अपने बच्चियों को भी कहती हूँ, बच्चे गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी कभी इन लोगों को बुरा भी लग जाता है, लेकिन मैं बोलती हूँ बच्चियों को कि पढ़ो, नहीं पढ़ोगी तो फलना बाली, फलना दलसिंह, जैसे मैं दलसिंह सराय बाली कहलाती, फलनमा माए, फलनमा बहू, फलनमा बहू, यही तुम्हारी पहचान होगी। लेकिन आज जब मैं पढ़ी तो मेरी अपनी पहचान है, विभा के नाम से लोग जानते हैं। तो मैं अपने बच्चियों को हमेशा समझाती हूँ क्लास में भी कि पढ़ो और अपनी पहचान बनाओ, 2 पैसा ही कमाओ, आंगनवाड़ी सेविका ही बनो, जीविका दीदी ही बनो, लेकिन अपने पांव पे खड़े हो, ताकि तुमको अपने पिताजी से, अपने हस्बैंड से 5 रुपया मांगना नहीं पड़े। और लड़कों को भी समझाती हूँ कि पढ़ो, अपने पांव पे खड़ा हो, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। ये हमेशा मैं अपने बच्चों को समझाते रहती हूँ कि शिक्षा बहुत बड़ा अस्त्र है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक, स्वयं महान शिक्षाविद थे ही। उनका मानना था कि शिक्षण जो है वो शिक्षक का धर्म है और जितना चरित्रवान शिक्षक होगा उतना ही चरित्रवान उसका शिक्षार्थी भी होगा। तो मैं अपनी तरफ से समझ रहा हूँ कि आप अपने छात्रों के चरित्र से संतुष्ट होंगी। बिल्कुल, मैं यही कहती हूँ कि सबसे बड़ा चीज है। कल परसों का एक वाकया बताती हूँ कि बच्चे कुछ पैसा कलेक्ट, मेरे यहाँ है ना कि अभी टाई बेल्ट या आई कार्ड वाले एक आए थे, तो बच्चे खुद ही पैसा कलेक्ट करते हैं बच्चों से, और फिर जब आई कार्ड बना के दिया तो बच्चे खुद ही जा करके उनको देते हैं और मतलब उनका नाम लिखते हैं, हर क्लास के मॉनिटर हैं। मैं नहीं देखती हूँ कि कितना पैसा हुआ, क्या हुआ, किसको कितना दिया गया, वो डब्बा में कलेक्ट किए और फिर उनको दिए, फिर उसमें रखे नाम लिखे। तो मैं बच्चों को बताई कि बेटा ये ईमानदारी की दुकान है, अगर तुम उसमें 10 रुपया कम दोगे तो मैं पैसा दे दूंगी उसको, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी गई। मैंने सीसीटीवी लगा रखा है विद्यालय में। मैं बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा सीसीटीवी मैंने लगाया है ये देखने के लिए कि तुम कहाँ शैतानी कर रहे हो। उसी तरह ऊपर वाले ने भी एक सीसीटीवी लगा रखा है। हमें लगता है कि शायद हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कोई तो देख रहा है, ऊपर वाला। हाँ, तो इसलिए ये ईमानदारी की दुकान है और तुम लोग खुद से पैसा कलेक्ट करते हो, खुद उसमें डालते हो, खुद निकालते हो। घटेगा तो मैं दूंगी, लेकिन अभी तो वो ईमानदारी की तुम्हारी दुकान है कि तुम कितने ईमानदारी से पैसा कलेक्ट करते हो, उसमें डालते हो, फिर सामने वाले को देते हो। वो उससे ईमानदारी भी तो सीख रहा है, उससे पैसा जोड़ना भी सीख रहा है, मैनेजमेंट भी सीख रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चा मेरा ये सब चीज जो जीवन में आने वाली जो चुनौतियां हैं उसका ज्ञान भी विद्यालय से लें, अनुशासन भी विद्यालय से सीखें। आप आएंगे विद्यालय में 600 बच्चे रहते हैं, 6 बच्चे ही आपको अगर फील्ड में नजर आए 5 मिनट मान के जो निकलते हैं मॉनिटर से, नहीं तो उसके अलावे नहीं मिलेंगे बच्चे बाहर। जबकि 300 बच्चे, आज 300 बच्चियां होंगी ऊपर और उसमें मात्र 1 शिक्षिका है। 6, 7, 8 में मैं भी क्लास टीचर, मैं क्लास 7 1 की शिक्षिका हूँ और मेरे क्लास में 125 बच्चे हैं। आपका प्रशासनिक कैरियर रहा है, शैक्षणिक कैरियर रहा है और जीवन का संघर्ष, जीवन में संघर्ष तो आते ही हैं, तभी तो आप इतना रत्न बनी हैं। तो अपने अनुभवों के आधार पर छात्रों के लिए कुछ ऐसा प्रेरणाप्रद वाक्य बता दें कि वो उसे मूल मंत्र मानकर जीवन में। चुनौतियां तो बहुत आई। जब मैं 94 में बहाल हुई थी उसमें मेरे बच्चे नहीं थे। नौकरी के बाद मुझे बच्चे हुए और नई नई नौकरी भी थी, तो छोड़ना भी नहीं चाहती थी। उस समय मातृत्व अवकाश मिलता था, लेकिन मुझे पता नहीं था उस समय में
और मुझे लगा कि नया नया नौकरी है, 3 साल के बाद अस्थायी होता है तो मध्य अवकाश नहीं ले सकते हैं, तो 6 दिन के बाद ही स्कूल ज्वाइन कर लिए थे। और बहुत दूर सुदूर देहात में था, 10 बजे से विद्यालय होता था, 8 बजे घर से निकलते थे। अगर रास्ते में बस में वो एक हॉर्न लगाए हुए था बच्चों के रोने का, वो हॉर्न जो बजता था ना, तो मेरा माँ का हृदय रो देता था कि मेरा बच्चा भी न कहीं रो रहा। उतने छोटी बच्ची को, हम 6 दिन के बच्चे को छोड़ के जाते थे विद्यालय, तो बहुत कष्टकर तो था। और फिर शाम के 6 बजे आते थे, बहुत कष्टकर था। 2 बेटियां हैं मेरी, दोनों सर्विस पीरियड में हुई और दोनों को लेकर के विद्यालय आना, लेकिन मेरी बेटियां बहुत समझदार थी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थी। उन लोगों को बिछा देते थे और उस पर वो लोग खेलते रहती थी, लगता था जैसे लक्ष्मण रेखा खींचा हुआ है वो चादर, उसी पर वो खेलती थी, खाती थी, पढ़ती थी। छोटी सी बच्ची, 2 साल की, 2.5 साल की, 1 साल की बच्ची, उसी पर सुला देते थे, वो सोई रहती थी। इस तरह से वो बड़ी हुई, फिर उसका नाम स्कूल में लिखवा दिए। परेशानियां तो बहुत हुई, क्या है कि आपको हम स्टेट रिसोर्स पर्सन के रूप में अदर स्टेट भी जाते थे, तो मेरी माँ मेरा बहुत साथ दी, मेरे पापा बहुत साथ दिए उन बच्चों को के पालन पोषण में, वो उसको देखते थे और मैं बाहर जाती थी। कभी भी वो हमको रोके नहीं कि हाँ बच्चा को तुम्हारे कौन रोकेगा और तुम मत जाओ, तो बच्चे को वो संभालते थे और मैं जाती थी, 2 दिन 4 दिन के लिए भी बाहर जाती थी। लेकिन वो लोगों का सहयोग काफी रहा, मेरे पदाधिकारियों का भी सहयोग रहा। और चुनौतियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन मैंने उसका सामना किया। और आज 2 बेटी है, मेरी बड़ी बेटी इंजीनियर है बेंगलोर में, आज 40 लाख का पैकेज है उसका, तो मैं समझती हूँ कि शायद ऊपर वाले ने इन बच्चों को पढ़ाई तो वो दिया। छोटी बेटी डॉक्टर है तो दिल्ली में है, तो दोनों बेटी मेरी एम्प्लॉयड है। मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया, मेरे हस्बैंड मुजफ्फरपुर में टीचर थे, अब वो रिटायर किए हैं इसी साल, तो मुजफ्फरपुर में थे, लेकिन उनका ये नहीं रहता था कि नहीं मेरे पास ही रहो, आते जाते रहते थे हम, और उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। तो बिना सहयोग के तो मेरी माँ का भी, मेरे माँ पापा का और मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चियों का बहुत सहयोग रहा, तब मैं इतना काम कर पाई, नहीं तो नहीं कर पाती शायद। और विद्यालय में तो मेरे बच्चे और मेरे शिक्षकों ने मेरा बहुत सहयोग किया। मेरी इच्छा थी कि मैं स्कूल को एक मुकाम पे पहुंचाऊं, अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन कोशिश में मैं लगी हुई हूँ। मेरी इच्छा है कि मेरे विद्यालय में सभी बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे जाएं, लेकिन उसमें एक बाधा है कि हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं। अगर छात्र अनुपात में शिक्षक होते तो मैं बहुत अच्छा कर सकती थी अपने बच्चों को। यह कमी हमेशा मुझे खलती है और बहुत दर्द होता है कि हम शिक्षकत्व के लिए यहाँ आए हुए हैं, पढ़ाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन ये क्या है कि केवल बकरी हाँकते हैं, बच्चों को हाँकते हैं, यहाँ रूम में रहो, बाहर मत निकलो, बस इतना से तो शिक्षकत्व नहीं पूरा होता है। एक एक बच्चे की कॉपी में पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, अभिभावक देखें कि हाँ एक एक बच्चे की कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन नहीं हो पाता। एक क्लास में 80, 85, 90, 100 से ऊपर बच्चे रहते हैं, तो टीचर जो है उतना तक पहुंच नहीं पाते। 1 to 5 तक तो हम नामित ही टीचर कर दिए, इसी कारण कि कम से कम 1 to 5 के बच्चे को मेरे अ से य तक, 1 से 100 और ए से जेड तक आ सके और वो पढ़ना सीख सके, जोड़ घटाव सीख सके, बेसिक जो चीज है वो सीख लें। इसके लिए हम नामित ही कर दिए 1 to 5 के टीचर, ताकि वो 24 आवर उस क्लास में रहें और सभी क्योंकि उसमें कम बच्चे हैं, 30-40 बच्चे, तो उनकी पढ़ाई तो हो पाती है। तो जो 6 में मेरे बच्चे जाते हैं मेरे विद्यालय के, वो आपको डिफरेंट दिखेंगे, लेकिन मेरे यहाँ 6 में, यहाँ अगल बगल के करीब 10 किलोमीटर रेंज से बच्चे आते हैं। 6 में एडमिशन 250-300 बच्चों का रखता है, फिर वही बच्चे 7 में जाते हैं, 8 में जाते हैं। इधर 6 to 8 में बच्चे बहुत हैं, 100 से ऊपर बच्चे एक क्लास, मेरे ही क्लास में बोले कि 125 बच्चे, तो उसमें पढ़ाई संभव नहीं हो पाती। मान लीजिए 100 लगभग बच्चे आते हैं, 80 से 100 के बीच में बच्चे आते हैं, तो आई टू आई कांटेक्ट और एक से हर बच्चे की पहुंच तक टीचर जाएं, ये नहीं हो पाता है। और 9 टीचर हैं और 9 में कोई न कोई तो अनुपस्थित रहते हैं, सीएल में रहे, एसएल में रहे, चाहे किसी प्रशिक्षण में रहे, तो और भी पढ़ाई बाधित हो जाती है। तो 1 to 5 में 5 टीचर चले गए तो बच गए इधर 4 टीचर, 9 टीचर हैं, 4 टीचर बच गए, 4 टीचर में 6 क्लास, तो आप सोचिए कि कैसे होता हो, पढ़ाई यहीं पे बाधित हो जाती है। और अभिभावकों का सहयोग नहीं है। हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं उनके अभिभावक
मीटिंग में भी आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो मजदूरी करने जाते हैं। इसके गार्जियन बाहर नौकरी करते हैं, मजदूरी करने आते हैं। तो जिस गार्जियन को ये देखने का फुर्सत नहीं है कि मेरे बच्चे विद्यालय जा रहे हैं कि नहीं, लड़के घर से चलते हैं विद्यालय के लिए, रास्ते में रह जाते हैं, स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो सीखेंगे क्या? लड़कियां स्कूल आती हैं तो वो उनका कुछ बेटर प्रेजेंस भी है और सीखने का ये, लेकिन लड़कियों में कुछ कमी है। तो अभिभावक अगर साथ दें और विभाग से शिक्षक हमें मिल जाए तो मैं निश्चित रूप से शैक्षणिक स्तर का भी बहुत हद तक सुधार करूंगी। मेरा ये मतलब शौक है कि शैक्षणिक स्तर पे भी विद्यालय को मैं ऊंचा ले जाऊं। और सेवानिवृत्ति के बाद आपकी भविष्य की क्या योजना है? सेवानिवृत्ति के बाद काम तो करना है, क्योंकि मैं विद्यालय आती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, इन बच्चों के साथ लगी रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, कहीं कोई कष्ट नहीं। लेकिन जिस दिन मैं घर में रहती हूँ, या संडे हो या दूसरा कोई छुट्टी का दिन, मुझे लगता है, मुझे साटिका भी है, गठिया भी है, लगता है यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, बुखार लग गया है, बहुत सारे मतलब शारीरिक कष्ट लगने लगते हैं, मानसिक कष्ट लगने लगते हैं। तो इसलिए मुझे व्यस्त रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ तो नहीं किसी लोकल विद्यालय में, लेकिन सोचती हूँ कि बच्चों के पास जाऊंगी और वहाँ जो विद्यालय है वहाँ किसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी, या कभी कभी मन करता है कि चली जाऊं वृंदावन और वहाँ जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाऊं। इधर मैं बच्चों को बोली कि बेटा गिफ्ट में, रिटायरमेंट गिफ्ट में मुझे एक फ्लैट दे देना वृंदावन में, जहाँ मैं रहूंगी, कृष्ण का भजन भी करूंगी, और जो वहाँ के गरीब बच्चे हैं वो आएंगे मेरे पास, मैं उनको मुफ्त में शिक्षा दूंगी। यही मेरी इच्छा है। मेरे हस्बैंड भी टीचर हैं, तो हम उनको बोले कि अभी वो रिटायर किए हैं तो बच्चे आते हैं और हर दिन उनके पास बच्चे रहते हैं और वो पढ़ाते रहते हैं। तो वही मेरी भी इच्छा है कि हम वही करें, क्योंकि शारीरिक काम तो हो नहीं पाएगा, शरीर थकेगा। तो सबसे अच्छा काम यही है कि शिक्षा दान दो, तो वही करूंगी। जी, समस्तीपुर जिला को गौरवान्वित करने वाली शिक्षिका श्रीमती कुमारी विभा जी से वार्ता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इन्होंने अभिभावकों और छात्र छात्राओं के लिए जो संदेश दिया और इनके मेहनत और अनुभव का जो रत्न है उसका अनुभव और प्रयोग करते हुए छात्र उच्च कोटि की ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, ऐसी प्रेरणा मैडम से हमें भी मिल रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।